हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। काफ़ी लोगों के कमेंट में क्वेरीज थी कि सर गेट इंजीनियरिंग साइंस के क्वेश्चंस कराइए, उसके सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो उसी की एक पहल है, उसी में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गेट। इसी लेक्चर सीरीज़ में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, बाकी बुक्स के भी। काफ़ी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी ये लेक्चर, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा अभी आपको। अभी रिसेंटली जो व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चंस भेजे थे वो मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट ही सॉल्यूशन दूँ, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का। सो स्टार्ट करेंगे अब हम, और जो भी डाउट रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। बहुत ही शानदार लेक्चर सीरीज़ रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी नोटिफिकेशंस और बेल आइकन को प्रेस करके आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सभी डाटा मिलता रहेगा। बिना चैनल सब्सक्राइब करे तो काम चलेगा ही नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन दिस। ये वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन दी है, u एंड v हमें पता है कि वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं x y z में। इसने बोला है किसके लिए वैलिड है, राइट। सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, प्रॉपर सॉल्यूशन में देने की बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है हमारे पास। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो, मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप जानते भी होंगे। डाइवर्जेंस ऑफ रो वी वेक्टर, ये कंप्लीट इक्वेशन है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास को फ्लूइड फ्लो में ये रिप्रेजेंट करती है। स्टेडी फ्लो में ये चीज़ तो जीरो होगी जी। अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिकीनेस है, गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल मीन्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ देखने लायक है यहाँ पर बात। पहली बात तो ये कि इनकम्प्रेसिबल के लिए पहले तो इसको मैं अच्छे से फॉर्म में लिख देता हूँ। और डेल पी बाय डेल टी प्लस ये क्या रहने वाला है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। इनकम्प्रेसिबल को लेते हैं हम। देखो पहले अपने आप ही, और ये रो है, प्रेशर नहीं है। अब चलो ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये सब बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगी, सही है। और इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी कांस्टेंट है। मैं इस इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर डेल्टा कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये टर्म वैसे ज़ीरो है, चाहे वो स्टेडी है चाहे अनस्टेडी है, वेदर इट इज स्टेडी और अनस्टेडी। अब हम क्या सोचते हैं यार, अनस्टेडी के लिए तो ये टर्म रहेगी, लेकिन जब डेल्टा ही आ रहा, मतलब रो ही आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है, और डेंसिटी इज कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो ज़ीरो होएगा। यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मैटर ही नहीं कर पा रहा है इस इक्वेशन से। सो इसीलिए क्वेश्चन लिया गया। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्टेडी एंड अनस्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लोज। दोनों के लिए ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ स्टेडी एंड अनस्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो। टफ कह लो, ट्रिकी सा कह लो क्वेश्चन, होने को तो सॉल्व होना था, अगर पहले किसी ने करा होगा तो ये कर देगा। और आगे भी मतलब मेन गेट के एग्ज़ाम, मैकेनिकल के एग्ज़ाम में भी आने के चांस हैं। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था। अब एक और क्वेश्चन है, स्फेरिकल बॉल इज स्टेडली सपोर्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी बाय अपवर्ड जेट। एक बॉल है और उसको नीचे से ना जेट लगाया हुआ है। देखो स्फेरिकल बॉल है, नीचे से एयर जेट लगाया गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसने कहा कि 10 मान लो आप, ठीक है जी, ठीक है। द मास फ्लो रेट, एयर का मास फ्लो रेट दिया है जो बॉल के ऊपर रीच कर रहा है, वो है 0.01 kg पर सेकेंड। और एयर जो है, मतलब मास फ्लो रेट दे दिया, और एयर जो है रीचेस द बॉल एट एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 3 मीटर। अच्छा,
स्पीड भी दे दी, सब कुछ तो दे ही रहा है ये, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसने बाइंसी फोर्स जो है उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कही है, क्योंकि फिर वहाँ पर हमें उसको वॉल्यूम वगैरह चाहिए था और टफ पड़ जाता है ना। और इसने बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल मोमेंटम बैलेंस लगाओ, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बताओ कि मास इन ग्राम्स अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो पहली बात तो स्पीड कितनी दी है इसने, स्पीड कितनी दी है, तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा मैं आपको कि भाई नेट फोर्स जो है, यहीं कहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, कि जो नेट फोर्स है इसके ऊपर, नेट फोर्स जो होगा हमारा, अब मैं यहाँ पर जो कंट्रोल वॉल्यूम लूँ अगर वाई डायरेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, इन वाई डायरेक्शन, और जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इसको ऐसा, ये जो इंटीग्रल मोमेंटम बैलेंस है ना, ये सिंपली सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो मान लेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू, क्योंकि मोमेंट भी इसका वाई डायरेक्शन में ही, मोमेंटम भी मैं जो लूँगा चेंज इन मोमेंटम वो भी वाई डायरेक्शन में ही लूँगा, तो मास फ्लो रेट इनटू वी वाई, एक्चुअली मैं वाई डायरेक्शन ही लो क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही तो वो मूव कर रही है ना बॉल, बॉल का मास इसने बोला है ना। अब देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, ये स्फेरिकल बॉल है, अब कौन सा फोर्स लग रहा है सिर्फ, क्योंकि इसने क्या बोला है कि बाइंसी फोर्सेस, बाकी फोर्सेस तो नेग्लेक्ट करो, तो सिर्फ इसका जो वेट है वो नीचे की साइड लग रहा है, सही है, इसका जो वेट लग रहा है वो नीचे की साइड, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसी को वो ही बैलेंस कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या इसको सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो, एम वी माइनस ज़ीरो, इम्पल्स वाले टाइप से भी आप इसको कर सकते थे, इक्वल्स टू जो फोर्स है वो तो सिर्फ क्या है, वे इसका वजन ही है, m इंटू जी, ठीक है। हाँ, ये बात एक इम्पॉर्टेंट है, इस मतलब इसके वजन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे एयर जेट का, वो है ये, तो ये वाला तो मास ऑफ बॉल है, सिंपल सी बात है, जी की वैल्यू इसने दी है नहीं है, 9.8 मान लेना, ठीक है, ये होगी है। तो ये जो मास है या m/t क्या है, ये जो एयर का जेट है उसका मास फ्लो रेट है, तो ये 0.01 हो गया। वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से, 3 से, बराबर मास ऑफ बॉल इनटू जी। इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना, 10 मानना है इसको 10 मान लो, ठीक है। तो मास ऑफ बॉल आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि 10 आ जाएगा, 3 ग्राम, बड़ी हल्की बॉल है, 3 ग्राम की बॉल है, मतलब इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ज़्यादा बायंसी फोर्स होता तब इसकी शेप वगैरह स्फेरिकल, इसका रेडियस वगैरह चाहिए था, तो फिर आप उसको कंसीडर कर लेते, सिंपली उसके वेट को उसने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, उसमें समय लगाऊंगा मैं, क्योंकि कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं चलेंगे। इसने क्या बोला है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है of an air over a curved surface having possible flow separation is systematic shown in the figure. Two zones P and Q are indicated in the figure
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जोन पी एंड क्यू। पी के लिए क्या है, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एडवर्स, फेवरेबल, ठीक है, नो सेपरेशन और पॉसिबल सेपरेशन। पहली बात तो जहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट होगा, वहाँ पर फ्लो नहीं, मतलब सेपरेशन नहीं होगा। और जहाँ डी एक्सेलरेशन होता है, मतलब डाइवर्जेंस होता है फ्लो का, डाइवर्जिट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है जेट, वहाँ पर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मतलब नुकसानदायक होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो बोल सकते हैं हम उसको, और वहाँ पर फ्लो सेपरेशन हो सकता है। बट इस दो जोन पी और क्यू में कैसे पता लगेगा? लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। वैसे तो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर अगर आपने पढ़ा हो तो आप बड़े आराम से इसको बता सकते हो। देखो, मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इस चीज़ को, ठीक है। दोबारा बना देते हैं। मान लेते हैं कोई सिलेंडर है किसी फ्लूइड फ्लो में, ठीक है। पहले तो ये पता लगाओ कि सेपरेशन क्या होता है। मतलब फ्लो का रिवर्स हो जाना, वॉल के आसपास किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे फ्लो का रिवर्स हो जाना, सेपरेट हो जाना, उसको सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर बोलते हैं, मतलब फ्लो का सेपरेशन कहते हैं। क्या रीज़न होता है इसको भी आप नोट कर सकते हो। किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेसिव मोमेंटम लॉस। ये चीज़ 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कभी आया नहीं है बट है तो इम्पॉर्टेंट ना, कि रीज़न आपसे पूछ सकते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव मोमेंटम लॉस नियर द वॉल, मोमेंटम लॉस नियर वॉल, ज़्यादा मोमेंटम लॉस हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब फ्लो होता है वो, जब बाउंड्री लेयर होती है वो किस में मूव करने लगती है? प्रेशर ग्रेडियंट के, मतलब प्रेशर बढ़ते हुए जैसे, या डेल पी अपॉन डेल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, जो मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है, जिसको हम एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अगर वो कंडीशन रहेगी तब आपका बाउंड्री लेयर का सेपरेशन होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक सिलेंडर है। अब वैसे तो आप इस चीज़ को समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अबाउट फ्लो करता है ना, जैसे मान लो फ्लो करता है ना, तो ऐसे फ्लो करता है, ऐसे, इस तरीके से फ्लूइड जो है ना फ्लो करता है। एक ये जो एंगल है, ये क्वेश्चन ना आने के ना मेरे हिसाब से ना चांस बन जाते हैं, आना चाहिए। अगर ये थीटा एंगल अप टू 90 डिग्री तक रहता है, मतलब इस पॉइंट तक, तो ये कैसा रहता है? कन्वर्जेंट सा फ्लो रहता है, मतलब फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी अपॉन डेल एक्स लेस देन ज़ीरो। और यहाँ पर डेल पी, जैसे ये थीटा के टर्म्स में आपसे पूछ सकते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो, जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, मतलब एक तरह से यहाँ से अप टू दिस पॉइंट, ये ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, इसको चाहे सी मान लो, ए से लेके बी तक जो होता है ना, उसमें आप एक तरह से नोजल की तरह फ्लो मान सकते हो, और इसमें बी से लेके सी तक डिफ्यूज़र की तरह। मैं कह रहा हूँ फिर से, ये क्वेश्चन आने के अच्छे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। एक्सिलरेशन वाले फ्लो को क्या बोलेंगे? जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट आपका नेगेटिव रहता है, तो एक्सिलरेशन, उसको क्या कहते हैं? फ्लो में क्या हो रहा है? एक्सिलरेशन, मतलब जो स्ट्रीमलाइन हमारा फ्लो है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेशन उसी डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं है, ठीक है। और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट से क्या होता है, जो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर फोर्सेस हैं और फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, तो वो जो फ्लूइड है यहाँ से बैक करने लगता है। अब बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो उसके ऊपर लेक्चर बना देंगे। तो अप टू दिस पॉइंट, यानी कि ये रीजन तो P दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये रीजन Q दिया है,
वही सेम क्वेश्चन है, इन्होंने इस तरह से दिया है। ठीक है, पी रीजन वाला आपका जो मैंने बताया, पी रीजन में क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, नो फ्लो, तो ए डी ई ये हो जाएगा अपना। ठीक है, in a new Cartesian coordinate system a steady incompressible velocity field of a Newtonian fluid is given। Newtonian fluid है और v की वैल्यू उसने दी है, v वेक्टर दिया है, v is the velocity vector in meter per second, I is the unit vector in x direction, u naught is positive real constant, u naught एक constant है मीटर पर सेकंड, मतलब एक तरह की constant वैल्यू, a पॉजिटिव रियल constant है, viscosity म्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कहीं भी आएगा ना, मैं आपसे अगर कोई, तो काफ़ी मतलब मैं तो कह रहा हूँ 100% चांस है आप एक बार नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन लगा के देखिए। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटी इसने आई कैप में दी है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो हम जो ये इक्वेशन भी लगाने की कोशिश करेंगे, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन, वो भी एक्स डायरेक्शन में निकालेगी, मतलब इसके तीनों डायरेक्शन में निकाल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि आई कैप पे दिया है वेलोसिटी, तो हम एक्स डायरेक्शन में रखेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट वहीं आता है, वेलोसिटी और प्रेशर, तो डेफिनेट चांस है कि उसी को लगाएंगे हम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, आने के चांस है, तो इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो क्या है, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लगा देता हूँ माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी u आता है, याद रखना, यहाँ पर बस y आ जाएगा, और यहाँ पर भी डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर बराबर रो टाइम्स ऑफ एक्सिलरेशन, और कंप्लीट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में डेल यू बाय डेल टी प्लस म्यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई, सही है, प्लस डब्लू डेल, क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, ओ सॉरी ये यू ही आएगा है ना यहाँ पर क्योंकि एक्स डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ ना, यही गड़बड़ होती है इसमें। और ये भी u है, ठीक है, सभी u आएंगे, बाकी u भी w आएगा। ये नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अभी यहाँ से हमें टर्म्स घटानी है, क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन तो कहाँ सॉल्व होएगी, इसमें बहुत कुछ दिया है आसान करने के लिए। स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब चलो ये तो मतलब रो तो ख़त्म ही हो जाएगी, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। अच्छा, या इसका क्या दिया, न्यूटोनियन फ्लूइड दिया है, ठीक है, ठीक है, और वेलोसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आप यहाँ से देखो ज़रा ध्यान से, ये y पे डिपेंड कर रही है बस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, बाकी तो देखेंगे क्या, ये निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है। देखो जो वेलोसिटी है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये एक तरह से यू ही मान सकते हो आप, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह से यू ही समझ लो। ये वाई पे डिपेंड कर रही है, तो यार जब y पे डिपेंड कर रही है, इसको ख़त्म करो और इसको ख़त्म करो, पहली चीज़। स्टेडी फ्लो है, इसको ख़त्म करते हैं, और ठीक है, और क्या है, ये जो अब ये जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू वो i मतलब x डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और क्या है, ये जो u की वैल्यू है, कुछ बचेगा भी नहीं बचेगा इसमें, ये u की वैल्यू, हाँ ये टर्म भी ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो। क्यों, बताता हूँ।
ये जो u है x पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। और ये जो इसमें v की वैल्यू क्या है? 0 है। इसमें w की वैल्यू क्या है? 0 है। बचा ही नहीं है ना? तो ये टर्म तो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया? डेल p अपॉन डेल x। डर लग रहा था कि सब कुछ ना खत्म हो जाए। डेल टू u बाय डेल y स्क्वायर। ये x के टर्म्स, मतलब ये स्टेडी फ्लो के लिए आप चाहे इसको याद भी रख सकते हो, है ना, अगर याद रखना चाहो तो। अगर वो वैसे वो y के टर्म्स में था, अगर x के टर्म पर डिपेंड करती तो उसमें होता। बाउंड्री लेयर में ऐसा ही होता है। बाउंड्री लेयर का जब हम प्रूव करते हैं तो ऐसी ही कुछ टर्म आती है, ठीक है। तो डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो u को आप यानी कि इस टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो y के, मतलब y के टर्म्स में, और म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। 2 बार करें u नॉट इंटू माइनस 2ay एक बार करके, और दोबारा करके यानी कि माइनस 2a u नॉट इंटू, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए तो प्लस में ये वाली वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी आप अगली बार कैसा क्वेश्चन घुमा के आ सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चन दूं, सपोज करो मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन दूं, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दूं मैं जे कैप, अगर आप इसको ट्राई करके आंसर बताओगे तो बढ़िया लगेगा। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के, बाकी सेम कंडीशन रहेगी, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। तरीका आपको पता होना चाहिए, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हटानी है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं लगेगी गेट के एग्ज़ाम में। वाटर डेंसिटी दी है, एक तरफ से एंटर करता है यहाँ से, ये आसान सवाल है वैसे। एंटर स्टेडीली, मतलब स्टेडी फ्लो है इनटू हॉरिजॉन्टल पाइप बैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर पाइपिंग सिस्टम as shown in the figure. The volumetric flow rate of water is 0.1 meter cubic per second. The gauge pressure at inlet is, gauge pressure दिया है, okay, while the exit is open to atmosphere, मतलब इसका गेज प्रेशर एक तरह से 0 हो गया। सिंपल सी बात है ना, एटमॉस्फेयर यानी कि P2। अगर कंडीशन अभी चलो देखता हूँ, द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द सपोर्ट इज Fx। ओके, जो x कंपोनेंट जो फोर्स लग रहा है इसमें वो Fx है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Fx इज, मतलब हमें Fx निकालना है। ये भी ठीक ठाक सवाल है वैसे, आने लायक है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये सपोर्ट लगाया है, जब इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, इनलेट जो इसने ये इसकी वैल्यू पूछी है, जो फोर्स लगेगा है ना, देखो इसने क्या बोला? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Fx, x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो Fx लगेगा तो ये सपोर्ट है, एक तरह हिंज सपोर्ट हो रखी है, हिंज्ड है यहाँ से। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो यहाँ F लिया है तो इसको R में ले लेते हैं, चलो ये इसकी रिएक्शंस होगी 2, ठीक है, इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि दोनों का एरिया दिया है तो, और वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है, तो मैं इस पॉइंट की, इसको यहाँ से इनलेट हुआ है तो इसको V1 मान लेता हूँ और इधर से V2 मान लूँगा इसको। दोनों की वेलोसिटी कैसे आएगी? Q बाय एरिया, Q बाय एरिया, सही है। तो कितना है? 0.1 अपॉन ये 200 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये V1 की वैल्यू आ जाएगी 5। मैंने बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद एक बार काउंटर चेक कर लेना, ठीक है। 0.1 अपॉन A2 की वैल्यू 100 दी है, 10 की पावर -4 मीटर क्यूबिक में करने के लिए, ये सही करा था मैंने, ठीक है। तो ये आ गई 10, यानी कि इसकी स्पीड V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये निकाल दी। चलो आगे देखते हैं, इसमें V1 V2 निकाल लिया, लिख लो 5 और 10 आ गई है, ठीक है। उसके बाद दिमाग में क्या आता है इसमें कि मेरे को इसमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कौन सी वाली? जो कि
पाइप बैंड में हमने सीखी है। इसको हम वही जो हमने अभी एक्स डायरेक्शन में मैं कंट्रोल वॉल्यूम लूँगा, अभी पीछे जो मैंने वो वाला क्वेश्चन किया था उसी सेम क्वेश्चन है ये। उसमें बस वाई डायरेक्शन में बॉल वाला जो स्फेरिकल बॉल वाला क्वेश्चन है, मोमेंटम इक्वेशन है वो लगानी है। मोमेंटम इक्वेशन या सेकंड लॉ न्यूटन का, वो एक तरह से वही है। वो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, या इसको ऐसा भी नोट कर सकते हो, नेट फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, काफ़ी जगह है, गेट में तो इससे भी कम मिलती है। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास फ्लो रेट, ठीक है, इनटू चेंज इन वेलोसिटी, dv लिख देता हूँ, या v2 माइनस v1 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन करे, बट ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब मैं इसकी जो कंट्रोल वॉल्यूम लूँगा, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का जहाँ पर मैं इसको जज करूँगा, वो मैं ये पूरी माननी पड़ेगी। क्यों, बीच वाला एरिया लो, जब सब कुछ दिया ही है, एरिया वगैरह ज़्यादा चक्कर ही नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, अभी इसने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इसमें ये जो Fx लग रहा है, इस Rx को अपोज कौन करा। अगर मैं x डायरेक्शन में कंट्रोल वॉल्यूम लूँगा तो y वाला तो चलो ख़त्म ही हो गया। अब वाटर तो इधर की साइड फोर्स लगा रहा है ना इसमें, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस Fx इधर की साइड लगेगा, सही है। अच्छा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इधर की साइड, क्योंकि इसका प्रेशर P1 मान लो और एरिया A1 मान लो, और माइनस लेंगे इसको भी, P1 500 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल इंटू एरिया कितना है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 P1 A1, और इधर से कितना लगेगा P2 इंटू 2, लेकिन P2 तो की वैल्यू तो 0 है, तो वो तो 0 ही हो गया। ये तो नेट फोर्स हो गया। अब ये कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको मैं आपको वैसे डायरेक्ट, चाहे तो आप ये चीज़ समझो, या इसको रो क्यू V2 माइनस V1। अब एक बात समझो, दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, x कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं x डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ। रो डेंसिटी कितनी है इसकी दी होगी, एक्चुअली मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहा हूँ, पहले नहीं गया इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। q एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट का निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट का है ना, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो Q, वैसे तो Q गिवन ही है, इसमें चक्कर ही नहीं है, 0.1 हो गया, इंटू V2x, फाइनल वेलोसिटी में निकाल चुका हूँ 10 है, माइनस, अच्छा क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ, V2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि इधर जा रहा है, लेकिन V1 इधर की साइड जा रहा है, दैट विल बी नेगेटिव, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 1500 आ गया, ओके ओके। और ये इधर चला जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे चाहे नेगेटिव में आ जाए, चाहे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर खाली 10 बचेगा, और ये 2 हो जाएगा 20, है ना, 5000 इंटू 20, चेक कर लेना यार एक बार, 10,000 माइनस का माइनस Fx इक्वल्स टू 1500, चेक कर लेना आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन ऐसे ही होएगी, राइट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके, कैलकुलेशन कर लेना एक बार यार इसका, राइट। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे, तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, और अलग अलग टाइप के हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग टाइप का मतलब
अलग अलग टैंक वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक टैंक से दूसरी। इसमें तो पानी ख़त्म होने में कितना समय लग रहा है उस टाइप का क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको फिर भी हल्के लेवल का मानूंगा। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा टैंक भर रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारी बात छोड़ो, आप भी पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। सो आंसर तो मिलेगा ही लास्ट में आपको, जैसे आज तक मिलता है, ठीक है। तो क्या चीज़ है क्वेश्चन में, वाटर डिस्चार्जेस फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल टैंक थ्रू एन ओरिफिस। ओरिफिस का क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर द फ्लो इज कंसिडर्ड फ्रिक्शनलेस। तो इनिशियली द वाटर लेवल 2 मीटर पे है और बाद में 1 मीटर पे हो जाता है, तो मैं पहले ही बता दूं। कितना समय लगेगा ये पूछा है इसने। डायमीटर 1 मीटर का पूछा है, डायमीटर ऑफ जेट इसने 10 सेंटीमीटर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा है कि भाई 10 मानो आप, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें कंसेप्ट बढ़िया है, मतलब आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, राइट। ट्राई करते हैं, चलो आइडिया भी लग जाएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ट्राई कर सकते हो खुद इसको, पहले सॉल्यूशन मैं आपको देता ही हूँ इसमें अभी, ठीक है। देखो यहाँ पर कर देते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, इसका साइज कम कर देते हैं। देखिए इसका या तो आप मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, या आप इसके अंदर इक्वेशन लगा सकते हो, मतलब एक जनरल इक्वेशन की कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है टैंक वाले का, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें लगती तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म में लगती है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जैसे ये टैंक है और मान लो यहाँ से ये लीक कर रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है पानी इसके अंदर से। यहाँ पर आपको इसकी पूरी हाइट जो आपको यहाँ पर दी है, इसने मतलब पूरा जो शुरुआत में भरा था वो h1 है, ठीक है। और बाद में इसने पूछा h2 हाइट तक पानी पहुँच जाता है निकल के, तो कितना समय लगेगा। इसका जो यहाँ से निकलता है इसका एरिया छोटा a है, किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, v से निकल रहा है मान लेते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये चीज़ अगर दी होती है तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम निकालते हैं कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक मिनट। इस पर्टिकुलर यहाँ पर मैं एक छोटी सी हाइट मान लेता हूँ, इसका यहाँ से डिस्टेंस तो स्मॉल h है, राइट, और इसकी जो हाइट है dh मान लेता हूँ। तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड निकला उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एरिया तो इसका पूरा पूरा a है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितना dh हाइट है तो कितनी निकलेगा dh बाई dt, मतलब dh बाई dt की कितनी हाइट कम हुई है, जस्ट लाइक वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज इक्वल टू cd। ये कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये कांस्टेंट वैल्यू है, दे के रखते हैं। इस क्वेश्चन में शायद नहीं दी तो इसको 1 मान लो जहाँ नहीं दिया। इनटू अब इससे ही तो पानी निकल रहा है ना, इस एरिया से एरिया इनटू वेलोसिटी, वही तो होता है। वेलोसिटी कितनी होती है, अगर आपको हाइट दी हो कितने हाइट से कोई चीज़ आ रही है, √2gh। मैकेनिक्स है सिंपल 11th क्लास की, और कुछ नहीं है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है, मतलब मेरी तरह से अगर आपने, और ये देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, ये माइनस का रहता है कि h जो है, या ऐसा बोल सकते हैं h जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से जो dt की वैल्यू सॉल्व कर, मतलब dt की वैल्यू आती है वो आती है -ADH/CD, और क्या आ गया, a आ गया इंटू √2gh। बाकी सब तो कांस्टेंट dh/√h का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं फ्रॉम 0 टू या h1 टू h2 हाइट। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला आप चाहे डायरेक्ट याद रख सकते हो, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट ही याद रखा था, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन कैसे हुआ वो भी मैंने पूरा ऊपर आपको बता दिया कैसे इसको सॉल्व करा। और ऐसे करोगे ना तो कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे। तो इसका जो टाइम का फॉर्मूला है बस आपको लगाना है, सब कुछ गिवन है।
2a/CD इंटू a √2g, ये तो लगाना ही है। और यहाँ पर h1 की पावर 1/2 माइनस h2 की, ये अंडर रूट में भी इसको आप लिख सकते हो। h1 2 है, h2 1 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैपिटल एरिया, क्योंकि बड़ा डायमीटर दिया है 1 मीटर, तो कैपिटल एरिया भी आपका गया। छोटे एरिया का भी, जेट का भी एरिया डायमीटर दिया तो उसका भी एरिया आ गया। CD की वैल्यू 1 मान लो, G की वैल्यू जो भी दी है 10 मानने को, 10 बोलने को कहा है, तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा सेकेंड्स में। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कंप्लीट एम्प्टी कर दिया आपने इसको, कितना टाइम लगेगा? h2 को 0 मान लो फिर, राइट। इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन को कर सकते हो, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब 2-3 चीज़ें इसमें मैं और बताऊंगा जो मैंने नोट करी थी बुक से, वो मैंने कॉपी में लिखी है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसी में मैं अब 2-3 चीज़ के फॉर्मूले आपको बताता हूँ, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए। वैसे इतना टफ आने के चांस कम है, लेकिन पता होता नहीं है, एटलीस्ट इंजीनियरिंग साइंस में तो आ सकता है। इसी तरह से अगर ये बॉडी है तो सिलेंड्रिकल, अगर हेमिस्फेरिकल होता तब कितना टाइम लगता आप उसको नोट कर सकते हो। 14 पाई r⁵ 5/2 अपॉन 15 CD a √2g, राइट। क्लियर। और लास्ट इसके अंदर एक और चीज नोट की थी, देखो जब ये क्वेश्चन आया ना, वो भी आ सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। तो अगर एक टैंक एरिया जिसका A1 है और दूसरा टैंक है जिसका एरिया A2, A1 से A2 में पानी भरना है, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, इसकी हाइट h1 थी पहले वाले टैंक की, और यहाँ पर A2 में h2 हाइट तक भरना है, तब कितना लगेगा समय? तो आप इसके लिए नोट कर लो, मैंने भी लिख ही रखा है, याद करना थोड़ा सा टफ है। 2a1 h1 की पावर 1/2 माइनस h2 की पावर 1/2 अपॉन CD इंटू a 1 + a1/a2 इंटू √2g। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आ गया, बट आने के चांस हो सकते हैं। अगर ये चीज़ पूछी गई है तो वो भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग पूछ सकते हैं। अगर ये कहेगा दूसरा टैंक को, मतलब एक तरह से h2 जो है, अगर वो आपसे कहेगा कि पूरा भर दो, तो वो पूरा भर देना इसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें पूरा का तो शायद आएगा भी नहीं क्योंकि पता नहीं है हाइट, तो आप इसी को याद रखो, फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये हमने 6 क्वेश्चन करे हैं इसमें, और भी मैं अब कोशिश करूँगा जो पुराने सालों में 2017, 18, 19, 20 में इंजीनियरिंग साइंस के क्वेश्चन आए ना, उनको कराता हूँ, ठीक है। वो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको जल्दी से ना, उन्हीं को कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इसको मतलब खुद ही करना पड़ता है, बाकियों में तो वैसे देख भी लेते हैं कई बार ना कि सही कर रहा हूँ तो आंसर मैच कर लो, या आंसर भी नहीं मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, काफ़ी मेहनत लग रही है इसमें, तो आप सबका सहयोग रहेगा तो आगे भी लेक्चर बनते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।